बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जब से पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, उस पर जाहिर है गाहे बगाहे हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अमूमी तौर पर अगर इंतज़ामी हालात और मामलात पर बात की जाए तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कुछ बेहतर भी हुआ है, लेकिन जो कुछ बुरा हुआ है उसका इजहार अभी आपने मोन्टाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस शोरा आफाक तकरीर में किया, जो कि उन्होंने पार्लियामान में पहले की थी और उसके बाद मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में 2022 और 23 के दरमियान वो करते रहे। वो ये कह रहे हैं कि 30 बरस 40 बरस 5-5 बारियां लेने के बावजूद अगर बाबू की सियासत ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया तो इसका सादा मतलब यह है कि उन सबको सियासत से मुबर्रा हो जाना चाहिए, अलहदा होना चाहिए और कुछ नए लोगों को सामने लाना चाहिए। लेकिन इसमें एक और अहम नुक्ता है और वो ये है कि जो नई क़यादत हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में दिखाई दे रही हो, मैं कराची की अगर बात करूं या चलें पंजाब की भी कर लें, मरियम नवाज साहिबा वहां पर मौजूद हैं, यंग हैं बिल्कुल और ज़ाहिर है बड़ी तेज़ी से आगे भी आई हैं। कराची की बात करें तो मेयर कराची आपके बड़े यंग हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में और बिलखुसूस सूबों की सतह पर अगर मैं बात करूं तो आवाम इस वक्त भी शिकवा कना है। वो क्यों है? आज आपने मोन्टाज जो मुलाहिजा फरमाया कि आप मेरा ख्याल है इस वक्त भी जमात इस्लामी जो है अपना एक हुकूक मार्च कर रही है, कराची हुकूक मार्च जो है इनका, और इस मार्च का मकसद जाहिर है यही है कि जो कराची के हुकूक हैं वो कराची को दिए जाएं। जो कुदरती आफतें आ रही हैं, मैं हमेशा बहुत दिनों से ये बात कह रही हूँ कि वो ठीक है, हमें अंदाज़ा है सैलाब की प्रेडिक्शन नहीं हो, सैलाब की प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। अगर आपका इतना जिसे कहते हैं देरीना दुश्मन इंडिया बैठा हो तो वो पानी खोलता है एसपलवेज तो आपका सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। माना कि ज़लज़ले आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मान लिया कि क्लाउड बर्स्ट भी आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंतजामात तो कम अज़ कम अपने बेहतर कर सकते हैं, या सिर्फ तकरीरें और तस्वीर कशी से ही आप लोग बाहर नहीं निकल रहे। तो आज हम ज़रा ये बात करना चाहते हैं कि NFC अवार्ड का मामला हो, निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली की बात हो, सूबे बनाने का बात हो, सियासी तंजीमें उभर तो रही हैं, लेकिन क्या नई सियासी क़यादत भी सामने आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या वो अवाम के साथ उसका उसी तरह से ताल्लुक भी है या नहीं। आज मैंने देखा कि JUIFA जो है उसने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जमात इस्लामी को तर्जुमान है JUIFA के असलम गौरी साहब, उन्होंने कहा कि जितना बुरा डेंट कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत ने पहुंचाया है, उतना ही हिस्सेदारी उन्होंने लगाई है जमात इस्लामी की। क्यों? तो आज जरा जमात इस्लामी के अमीर जो है कराची के, उनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे। और अगर असलम गौरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आए तो मुझे जरूर बताइएगा। इन द मीन वाइल मैं चाहूंगी कि साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है और जाहिर अपना एक खास नुक्ता निगाह रखते हैं, उनसे जरा जान कि ये किस तरफ इशारा है सारा मामला जो चल रहा है NFC अवार्ड के हवाले से अगर हम बात करें, या फिर दीगर और जैसे मैंने कहा कि सूबों के जो मसाइल हैं उस पर। मेरा ख्याल है पहले जुबैर साहब को इन करते हैं, इन द मीन वाइल फिर हम बाकी भी कंटिन्यूएशन में लोगों से बात करते हैं। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जुबैर साहब, ज़ाहिर मैं आपसे तो इनिशियली ये बात पूछना चाहूँगी, ये 15 बरस के बाद NFC अवार्ड एक मरतबा फिर ताख़ीर का शिकार है। वजह तो ज़ाहिर है सैलाब है और बाकी सारी और चीज़ें भी हैं, लेकिन इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जुबैर साहब वो ये है कि इख्तियारात के लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसा जो है वो सूबे के पास आ रहा है, सूबे के पास जो पैसा आ रहा है वो किस हद तक बल्दियाती निज़ाम तक को तक़वियत पहुंचा रहा है, ये उससे अहम सवाल है। क्या NFC अवार्ड के हवाले से इस वक्त जो बाज़गश्त की जा रही है, यानी सूबों का जो हिस्सा है उसको कम करने के मामले पर आप क्या समझते हैं, इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं? एक तो ये इशारा बेसिकली करते थे एज अ नेशन हम बेसिकली इनकॉम्पिटेंस यहाँ इतनी ज्यादा है, जबकि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी जब 7th NFC अवार्ड आया था कि हर 5 साल के बाद रिव्यू होना चाहिए। लेकिन हम बिल्कुल जैसे हर चीज में बैठे रहते हैं और उसके जो क्योंकि जो फैसला साजी जो करने वाले हैं जिसमें हम सब शामिल हैं और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 7th NFC अवार्ड 8th हो 9th हो नहीं हो, रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नहीं हो, तो एलीट जो होती है उसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जिनको पड़ता है वो अवाम है और अवाम का जाहिर सी बात है वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। सो 15 साल में होना चाहिए था बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। जो 7th NFC अवार्ड हुआ था वो बहुत बेहतरीन एक पेशकदमी थी, क्योंकि ये चारों सूबों का और वफाक का आपस में
एग्रीमेंट ही तय होना किसी चीज पर भी, चाहे वो पानी को शेयर करने के हवाले से हो, चाहे फाइनेंशियल शेयरिंग के रिसोर्सेज को शेयर करने के हवाले से हो, जो भी हो, ये बड़ा एक मुश्किल चीज होती है। इसमें पार्टी भी नहीं कोई बात करता। मतलब जब सिंध का इशू आएगा तो फिर पार्टी को पीछे रख के सब अपना सिंध के इंटरेस्ट को पहले लेके जाएंगे। सेम इज ट्रू फॉर पंजाब, होना भी ऐसे चाहिए, बिकॉज जाहिर सी बात है लोग कहते हैं कि जी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे से लोग सवाल पूछेंगे, तो मैं सिर्फ ये कि वफाक में इसी वजह से मिलिट्री रूल्स जब हुए रहे तो उस वक्त भी नहीं हो सका, बिकॉज इवन मिलिट्री रूलर जो था उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। सो डिले तो है और बहुत ज्यादा डिले है, लेकिन एक और चीज है ना जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी सेंसिटिविटी बिफोर वी से कि जी अच्छा है बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है। ये मैंने जिस तरह कहा कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी है कि ये जो प्रेजेंट हुकूमत है हमारी नजर में, ये इसकी अंडरटेक करने की मजाज नहीं है, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है अवाम का। और अगर ये कोई चीज जो भी चीज करेंगे इम्प्लीमेंट, उसको लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और फिर एक और नया एक इशू सामने आ जाएगा कि जी वो जो एनएससी का फैसला किया गया था वो तो उस असेंबली ने किया था जो कि अवाम के मैंडेट से आई ही नहीं थी, सो हम उनका क्यों एक्सेप्ट करें। सो ये एक बहुत सेंसिटिव है एंड गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है जुबैर साहब, ये वाला तो है तबसरा, लेकिन सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत सेंसिटिव इशू है। केपीके के हवाले से मैं आज भी पढ़ी थी, काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे गए उस मामले पर कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसको हसास अहमियत दी। उन्होंने कहा कि जो नुमाइंदगी हो रही है वो केपीके के लोगों की नहीं है, विच इज़ फेयरली आई थिंक वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त भी हो सकते हैं। सर मैं बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात करना चाहती हूँ। देखिए सूबों की आवाज़ आ रही है, ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिबेट हो रही है, मुझे नहीं पता कि उसके क्या नताइज निकलेंगे, लेकिन एक कमज़ोर बल्दियाती निज़ाम अवाम के सामने मौजूद है। और फिर इस बात में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लिए दिए रखना कि आईनी तरमीम नहीं हो रही है, बल्दियात का जो अभी तक का कंडक्ट है, जो सर्विसेज है, उससे लोग बिल्कुल नाला है। कराची की सतह पर मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता, पंजाब की डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ काम करने का तरीका भी बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन सिंध एंड स्पेशली इन कराची यहाँ बहुत तब्दील और बहुत मुख्तलिफ मिजाज के साथ शायद बल्दियाती निज़ाम काम कर रहे हैं। क्या इसमें आईनी तब्दीली की ज़रूरत है या इसी में रहते हुए कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए ये तो सारी डिबेट्स इंपॉर्टेंट कि नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, एनएफसी अवार्ड को रीवर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन आप ये दोनों चीजें भी कर लें, लेकिन अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, यानी कि आप जो आपके रिसोर्सेज हैं और जो इख्तियारात हैं उनको निचली सतह तक नहीं पहुंचाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स को तो अच्छा, लोकल गवर्नमेंट्स में तो कोई आईनी तब्दीली भी नहीं करनी है, वो मौजूद है आपका, लेकिन वो हमारे जो हुक्मरान है ना वो इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं जाते जो कि अवाम के फायदे में, वो इसलिए नहीं जाते कि वो कहते हैं एमएनए और एमपीए के फिर इख्तियारात क्या होंगे। अगर सारा बजट उस तरफ चला जाएगा, अगर इख्तियारात उस लेवल तक चले जाएंगे जहां वो खुद फैसला करेंगे, रादर देन लाहौर में बैठ के से सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब अप्रूवल दें कि चिकवाल में ओवरहेड ब्रिज कहां बनना है, तो फिर मरियम औरंगजेब का सीनियर मिनिस्टर होने का क्या। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मरियम औरंगजेब के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बट ये जनरल थिंकिंग है, चाहे वो सिंध हो, चाहे केपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो। हमारा जो निजाम बन चुका है उसमें हम चाहते ही नहीं है, हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो चाहती ही नहीं है कि निचली सतह। अच्छा जुबैर साहब, यहाँ कतई कलामी की मुझे माजरत है, लेकिन मुझे ये सवाल करने की इजाजत दीजिए। देखिए ये जो सिस्टमैटिकली खामियां थी आपके सिस्टम में या हैं आज भी, इससे अब हर आदमी पूरी तरह से आगाह है। देखिए वो वक्त गया कि जो 30 साल पहले 40 साल पहले की सियासत थी वो अब जो है वो नहीं प्रैक्टिस में आ सकती। अब हर शख्स हर सतह पर, चाहे आप कराची की बात करें, आप लाहौर की बात करें, आप इस्लामाबाद की बात करें, आप पेशावर की बात करें, आप बलूचिस्तान में क्वेटा से लेकर बाकी सारे इलाकों की बात करें, लोग अवेयर है। तो ये जो गिमिकल आप कह रहे हैं ना कि सियासतदान नहीं चाहते, तो वो क्यों नहीं चाहते? और आप समझते हैं कि उनके ना चाहने से ये जो अवामी दबाव है ये कमजोर पड़ेगा या ये आवाजें उठती रहेंगी? फिर भी ये चेंज है, ये फ्रस्ट्रेशन लेवल अब जब बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंच जाए, जब वो इंतजार कर करके थक चुके हों और उनकी बिल्कुल अब वो दे हैव गिवन अप,
ऑन दिस रॉटन सिस्टम, वो समझते हैं ये सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है ये बिल्कुल रॉटन हाँ, सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली जो यूथ है वो डिस्कनेक्टेड फील करता है अपने उनसे जो कि फैसले करते हैं। ऐसे वो ही। जब चेहरे देखते हैं टीवी पर, ये वही है जो 1990 की दहाई से जो एक जो यूथ है जो 30 साल का है, जो 1995 में पैदा हुआ था या 1990 में जो पैदा हुआ था, जो 35 साल का है, उसने उस वक्त भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार, ठीक एहसन बात। इकबाल, ख्वाजा आसिफ जरदारी और इनको देखा था, परवेज रशीद वगैरह को, और आज भी वो देख रहे हैं कि यही फैसले कर रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं देखें हमें अब ये करना पड़ेगा। सो उनका बिल्कुल उसमें खत्म हो चुका है क्रेडिबिलिटी जो है हमारे हुक्मरानों की। अब एक सोच ये है कि क्या हम बिल्कुल सारे बाहर जाना शुरू कर दें या अपने हकूक के लिए कुछ आवाज रेज करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन का हाँ। इजहार करें। हाँ। अब आप जितना मर्जी उनको संभालें, देखें जी वो सैलाब इस वजह से आया, देखें जी वो इस वजह से आया, देखें इंडिया ने ये कर दिया था। पीपल आर, देखें मैं आपको बांग्लादेश की एग्जांपल देता हूँ। 71 से पहले एक बड़ा सीरियस मसला था, जब तक ईस्ट पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश के फ्लड्स वहां आते थे, तबाह बर्बाद कर देते थे। बिल्कुल। उन्होंने आजादी हासिल करने के चंद साल में उसके ऊपर हासिल कर दिया। अभी आप कभी सुनती है कि बांग्लादेश में सैलाब आए हैं और पूरा कौम को तबाह कर दिया? नहीं। अच्छा, ओके जुबैर साहब यहाँ रुकिएगा, मैं एक सवाल और, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, मैं ये मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था जब आप डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए अगर मैं कराची की सतह, क्योंकि आपने भी कराची को सर्व किया है, गवर्नर सिंध रह चुके हैं आप, ये फरमाएं कि देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी यंग फेस है, इंथुजियास्टिक है, उन्होंने जो कराची की मेयर को मुंतखब किया वो भी यंग ब्लड है, इंथुजियास्टिक है, कराची को सर्व करना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए चेहरों को, नए लोगों को सामने लाकर अपनी जो वाबस्तगी है अवाम के साथ और बिलखुसूस नौजवानों के साथ शो कर रही है? और इस सारे अमल में मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, मैं बाकी और मानदा जमातों की बात नहीं करी, जमात इस्लामी की बिलखुसूस बात करूंगी। जो जमात इस्लामी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देती है, चाहे वो हुकूक मार्च हो उनके या दीगर और तरीके से वो सड़कों पर आकर अपनी आवाज बहरहाल बुलंद कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि ये कुछ सिग्निफिकेंस क्रिएट करेगा सिंध के स्ट्रक्चर पे? जी देखिए, पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ सालों में बड़े अच्छे फैसले किए हैं, जिसमें ये मुर्तजा वहाब का जो आपने कहा कि उनको मेयर के लिए सिलेक्ट किया। हाँ। पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक डिस्कनेक्ट रहा था कि कराची की आवाम के साथ। ऐसे ही है। कराची की आवाम ने कभी भी पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो रिफ्लेक्ट होता है उनके वोटिंग पैटर्न में। और ये एक बड़ी अजीब सी एक चीज है कि पीपल्स पार्टी कराची में वो सीटें लिए बगैर हुकूमत बनाने के काबिल होता है सिंध की, जिसमें कराची ऑफ कोर्स कैपिटल है, और लोगों के लिए ये ज्यादा मजीद फ्रस्ट्रेशन गैप पैदा करती है कि हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया था, ये कहां से आके ऊपर बैठ गए। हाँ। सो जो कराची जो जनरली जिसको आप कहते हैं उर्दू स्पीकिंग महाजिर कम्युनिटी, जिसको अल्ताफ हुसैन या एमकेएम कहलाती थी, तो इन्होंने उसमें से अब मुर्तजा वहाब को जो सिलेक्ट किया वो एक अच्छी चॉइस थी। पढ़े लिखे भी थे, जनरली कराची वालों की फीलिंग रहती थी कि जी पीपल्स पार्टी वाले को इतने आर्टिकुलेट और पढ़े लिखे नहीं होते, मुझसे आप पढ़े लिखे भी, उनके कुछ कंसर्न्स भी सही हैं। और ये बिलावल भुट्टो ने, मेरा ख्याल है आके, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट बिलावल भुट्टो ने इस थिंकिंग को रियलाइज किया और इस वजह से मुर्तजा वहाब और इन जैसे लोगों को आगे लेके आए। अब अगर आप कराची का देखें, अगेन कराची वाले बिल्कुल वो समझते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। लाहौर का जो मेयर है उसके अंडर सारा लाहौर है, ऐसे ही, लेकिन कराची के मेयर के अंडर सिर्फ 35% कराची। ये आप मुझे बताएं ना कि जो मेन शहर है फैसल है फॉर एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड, वो मेयर के अंडर नहीं आती है, लेकिन गालियां सारी मेयर को पड़ती हैं। कैंटोनमेंट्स, यहाँ 6 कैंटोनमेंट्स हैं जो आप समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट ही के अंडर आती है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर आती है। हाँ। डीएचए जो है यहाँ का सबसे बड़ा है, आई मीन फेज 8 फेज हैं, तो वो उनके अंडर नहीं आती है, तो सारा जो गंद और गुबार होता है वो सारा। अच्छा, फिर ये जो डीएचए और कैंटोनमेंट बोर्ड ने कोई ऐसा रिमार्केबल परफॉर्मेंस भी नहीं दिया कि कराची वाले बाकी के मेयर को कि जी देखें वो जाके डीएचए सिचुएशन कहीं पे भी नहीं है, चल रहा है, वहां पानी नहीं खड़ा होता है, वहां रोड्स इतनी अच्छी है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पानी पहुंचाने का निजाम बड़ा जबरदस्त है, सब कुछ सबसे खराब है। तो कराची को जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, वो इंक्लूडिंग जिनके यहाँ वोट नहीं भी पड़ते, पीएमएलएन है जिस तरह, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है
अग्री विद योर पॉइंट, लेकिन मुझे जरा तेजी से, क्योंकि मुनम जफर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, मोहम्मद जुबैर साहब, बिल्कुल माजरत के साथ, बिल्कुल वक्त मेरे पास कम है, लेकिन आपने एक इंतहाई अहम बात की, इसलिए उसका जवाब सिर्फ आप मुझे बताएं। चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान साहब जो कि पीटीआई के बानी है वो हो, ये सब 70 बरस के तो हो गए ना लगभग। तो इसका क्या मकसद है कि इस वक्त की जो सियासत है इसमें इन चेहरों की जगह या गुंजाइश मौजूद नहीं है, इनको हटाकर नए लोग, नई सियासी जमातें, चाहे वो बिलावल की शक्ल में हो, चाहे वो मरियम की शक्ल में हो या दीगर और अशकाल में हो, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस वाला पूरा जो सिलसिला है पुरानी लॉट का, उसको वाकई रेस्ट देना चाहिए। सियासत में एक अच्छी चीज कहें या बुरी चीज कहें, कोई एज का बैरियर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अभी आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो 79 ईयर्स के हैं, बाइडेन 80 क्रॉस कर गए थे जब वो प्रेसिडेंट थे। हाउ वेल यू परफॉर्म डिपेंड करता है, लेकिन अगर वही बाबे आते जाएंगे ना बार बार, वही 40 साल से, फिर लोगों की फ्रस्ट्रेशन जरूर लॉजिकल होगी कि भाई ये तो वही है। इट्स नॉट अबाउट यंग और ओल्ड, आई हैव सीन देम, ये परफॉर्मेंस मैटर। ठीक हो गया मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमसे, गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि सारा मामला परफॉर्मेंस का है और इसी परफॉर्मेंस के ना होने की बुनियाद पर आज जमात इस्लामी जो है वो कराची में अपना हुकूक मार्च कर रही है। क्या हुकूक कराची इससे हासिल होंगे या नहीं होंगे और ये आवाज क्या जो जाहिर है नुमाइंदगान है ऐवान में मौजूद उन तक पहुंचेगी भी या नहीं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और जैसे मैंने आपसे कहा कि हुकूक कराची मार्च जमात इस्लामी का इस वक्त जारी है। मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब बराह रास्त मौजूद हैं। मुनम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, आपको भी और शायद आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन बहरहाल इस वक्त एक्स के अकाउंट पर तस्वीर चला दीजिए, हुकूक कराची मार्च जो है वो ट्रेंड भी कर रहा है। मुनम जफर साहब, क्या आप लोग भी सोशल मीडिया की ही जमात बनकर रह गए हैं या आपको लगता है कि ये हुकूक के कराची मार्च जो आपने शुरू किया है इसके कोई नताइज भी निकल सकेंगे? देखिए, हुकूक कराची मार्च कराची के हक की जंग है और जमात इस्लामी कराची के हक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों पर मौजूद है। ये सिर्फ सोशल मीडिया का मामला नहीं है या ट्विटर की बात नहीं है, ये कराची का मसला है कि कराची इस वक्त 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। कराची वो शहर है कि जिसने वफाक को 3,256 अरब रुपए कराची ने इस साल जमा करे, टैक्स की मद में दिए, लेकिन ये कराची आज पानी से महरूम है। आप इसको K4 का मंसूबा नहीं देते, आप इस शहर को सीवरेज का मंसूबा नहीं देते, आप इस शहर को और आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप इस शहर के टाउन्स को जो पीपल्स पार्टी के टाउन भी हैं, जमात इस्लामी के टाउन भी हैं, आप उनको इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि कराची चंद मिलीमीटर बारिश के अंदर, 150 से 200 मिलीमीटर बारिश के अंदर कराची बह जाता है। ये तो जुल्म है ना कराची के साथ कि कराची पाकिस्तान की शहरक हो, कराची पाकिस्तान की लाइफलाइन है, कराची सबसे ज़्यादा पोर्ट सिटी है, कराची टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन आप क्या दे रहे हैं? जमात इस्लामी, अगर आज बल्दियाती इंतखाबात हुए 2 साल पहले, ये भी जमात इस्लामी की जद्दोजहद का नतीजा है। अगर जमात इस्लामी इन हुक्मरानों का ताक़ुब नहीं करती जो सुबह शाम जमहूरियत जमहूरियत कहते नहीं थकते, जिनकी पार्टियों में विरासत और वसीयत पे जिनकी पार्टियां चल रही हैं, जो 40 साल से चेहरे बदल जाते हैं लेकिन वही ख़ानदान है, वही शरीफ ख़ानदान है, वही भुट्टो ख़ानदान है, एक के बाद एक आते हैं, लेकिन ना इस शहर की किस्मत बदल रही है, ना मुल्क की किस्मत बदल रही है। और आज भी शहर कराची के लोग अपने हक के लिए वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने पर मजबूर हैं कि खुदारा शहर कराची को उसका जायज़ हक दीजिए। ये शहर टैक्स देता है तो पूरा सूबा सिंध चलता है, ये शहर टैक्स देता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, लेकिन आपकी ने चंद घंटे की बारिश के अंदर इस शहर को डुबो दिया और इसके ज़िम्मेदार मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं और उनकी पूरी काबीना है कि जिन्होंने इस शहर को
कुछ नहीं दिया, ना तरक्याती फंड देने के लिए तैयार हैं, और इस शहर से लेने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन देने के लिए कुछ तैयार मुनम साहब, कतई कलामी की मुआफी के साथ ये फरमाइएगा कि जाहिर है आपने खुद कहा कि आप वजीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं, ये रेड जोन का एरिया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो अब से कुछ चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है लगभग 3:30-4 बजे के करीब, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सैलाब की सूरत हाल पर फ्लड वार्निंग जो है वो बता रहे थे, और कितना सुपर फ्लड के लिए सिंध हुकूमत तैयार है उसकी तैयारियों पर आगाह कर रहे थे। आपके नाक़दीन कह रहे हैं कि आप न सिर्फ ये कि सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए आपको आज का ये मार्च विड्रॉ कर देना चाहिए था, लेकिन आपने मार्च भी निकाला है, और एन मुमकिन है कि आई एम रियली सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन आपकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में कोई बातचीत भी तय है कि जी हम तो मार्च भी कर लेंगे, आके धरना भी दे देंगे, आप अपनी रागनी लगाते रहिएगा, हम अपना राग लगा के चले जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा देखें, कराची जमात इस्लामी आज भी अगर बुनेर के अंदर किसी के वॉलंटियर मौजूद हैं और जिन्होंने आगे बढ़ के काम किया है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जमात इस्लामी है। अगर पंजाब के अंदर अल-खिदमत के वॉलंटियर्स नज़र आ रहे हैं, जमात इस्लामी के कारकुन नज़र आ रहे हैं खिदमत करते हुए, तो हम खिदमत को भी सियासत समझ के, ये सियासत खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह, इसी को हम खिदमत को भी हम जो है वो अपना दीन का एक अहम फरीज़ा समझते हैं। और जमात इस्लामी जब 2022 के अंदर सैलाब आया तो जमात इस्लामी खड़ी थी, पूरे शहर कराची के अंदर हमने कैंप लगाए, अपने अंदरून सिंध के भाइयों के लिए हमने अपने दरवाजे खोले। तो ये जमात इस्लामी है, इसको ताना ना दिया जाए कि जमात इस्लामी खड़ी है, यहाँ क्यों खड़ी है। अल्लाह ना करे अगर सूबा सिंध के अंदर सैलाबी सूरत-ए-हाल पेश आएगी। मुनम साहब, सवाल ये कहा जा रहा है कि आपकी पीपल्स पार्टी के साथ पहले ही साजबाज हो चुकी है, आपने उनको कह रखा है, आपके नाक़दीन ऐसे कहते हैं कि आपने उनको कह रखा है भाई आप अपना काम जारी रखिएगा, हम अपने मार्चेस निकालते रहेंगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर हाउस में भी चीफ मिनिस्टर तो नहीं है ना, वो तो दौरे कर रहे हैं पूरे सिंध के। जो तनकीद करने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप जलसा छोड़िए, मार्च छोड़िए, एक जलसी करके दिखा दीजिए। अब तो ये भी औकात नहीं है तनकीद करने वालों की कि वो जलसी कर सकें, चंद लोगों को निकाल सकें। यही सारे लोग हैं कि जिन्होंने इस शहर का सौदा किया है, इसके मुफादात उनके अपने मुफादात समेटते हैं। वफाक के अंदर ये लोग मौजूद हैं, कराची को K4 नहीं देते। लेकिन मुनम जफर साहब, देखिए मुनम जफर साहब, आपके एक पार्टी को निकलना चाहिए था। ठीक है, आपके एक तारीखी जिसे कहना चाहिए कराची शहर के अंदर राइवल रहे हैं MQM वाले, लेकिन आज जिस बात इल्जाम की मैं बात कर रही हूँ ये किसी और नहीं, JUI के तर्जुमान है असलम गौरी साहब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाह किया सो किया, लेकिन जमात इस्लामी ने अपनी सियासत के अलावा इस शहर को कुछ नहीं दिया। देखें, मैं JUI के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात पे ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। ये सारे वो लोग हैं जो 26वीं तरमीम पर जो है वो एक साथ होते हैं, सौदा करते हैं। इसी तरह पीका ऑर्डिनेंस पे यही सारे लोग थे, वही मौलाना थे, वही मिस्टर थे, वही सारे करप्ट लोग थे कि जो आपस में मिलते हैं, मुफादात का सौदा करते हैं, आईनी तरमीम हो जाती है, और ये सब कुछ जो है वो कहते ये हैं कि वसी तर मुफाद में कर रहे हैं, हम कौम के वसी तर मुफाद में। तो मैं इनकी क्या बात करूं, ये सारे लोग तो कल भी पीपल्स पार्टी के इत्यादी थे, आज भी पीपल्स पार्टी के इत्यादी हैं। ये सब लोग मिलकर अपने मुफादात समेटते हैं, लेकिन इस शहर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। ना पानी देते हैं, ना सीवरेज देते हैं, ना ट्रांसपोर्ट देते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। अब हाल देखें ना, टूटी सड़कें हैं, बहते गटर हैं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाए ना मुराद अली शाह साहब। वो मुराद अली शाह साहब कि जिनकी पार्टी करप्शन और नाअहली का हसीन इंतजार जिसका है, वो पीपल्स पार्टी है। ये पीपल्स पार्टी सियासत और इनकी करप्शन का ये ऐसा गठजोड़ है कि जो 40 साल से ये मंजन बेचते आए हैं। देखिए, बात अब ये है कि मुझे ब्रेक का तो कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक से पहले एक सवाल कर लूं आपसे, फिर ब्रेक से वापस आके करूंगी। सर, इल्जाम तो मुझे कह लेने दीजिए, जब ये सारी बारिशें हुई और सारा मामला हुआ, मेयर कराची ने भी कहा कि 13 करोड़ रुपए, 1-2 रुपए नहीं सर, 13 करोड़, अगर शायद 11 का हो उन्होंने या 13 का हो, वो ये कह रहे हैं कि हमने जमात इस्लामी के 9 यूसीज के अंदर मुंतकिल किए हैं। जरा उनसे भी तो पूछ लो कि उन 9 यूसीज के अंदर कौन से कारनामे सर अंजाम दिए जमात इस्लामी ने। इसलिए हमने भी प्रोग्राम में पूछा कि जमात इस्लामी की क्या कारकर्दगी है जिन यूसीज में वो ज़ाहिर इलेक्ट हुई है। अच्छा देखें, जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो आजकल जो बातें कर रहे हैं, बसा औकात ये शक होता है कि ज़हनी तवाज़ुन का मसला पैदा हो गया है। कभी वो उछल कूद कर रहे होते हैं, कभी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, अगर 90 करोड़ रुपए हमारे 9 टाउन को मिल रहे हैं तो ज़रा ये भी तो बताएं कि 70 करोड़ रुपए हैं वो जो तनख्वाहों में जाते हैं। ये भी तो बताएं कि मेडिकल के अंदर जाते हैं, लिव इन कैशमेंट में जाते हैं, प्रोविडेंट फंड के अंदर जाते हैं,
इसी तरह पेंशन के अंदर जाते हैं सारे पैसे, तो बचता कुछ भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी और वो कराची की तरक्की के लिए एक पैसा इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि हमारे टाउन चेयरमैन ने तो अपने जो ओन रिसोर्सेज थे उससे हमने उन एम्प्लॉयज़ के भी ड्यूज अदा करे हैं, 72 करोड़ रुपए ड्यूज अदा करे हैं। ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन कब्जा मेयर का इसके चेयरमैन है। ये जरा बताएं कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने मुनम जफर साहब, लियाकताबाद की यूसी के चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं? अरे लियाकताबाद पूरा जमात इस्लामी का है। हाँ, तो आप सवाल मुनम जफर साहब सवाल छोटा सा। सर, उस यूसी के अंदर कचरों के पहाड़ हैं, गटर के ढकने नहीं है, सड़कों पर लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो 9 करोड़ है, 90 करोड़ है, 80 है, जितने भी हैं पेंशन में सारे भी चले नहीं जाते होंगे। कुछ तो काम होना चाहिए था ना लियाकताबाद के अंदर मुनम साहब, क्यों ना हो सका? देखें जितना काम लियाकताबाद में हुआ है और हमारे 9 टाउन में हुआ है, पीपल्स पार्टी अपना एक टाउन लाके बता दे जितना काम हमारे 9 टाउन्स के अंदर हुआ है, चाहे मेन होल कवर हो, चाहे पार्क हो, चाहे प्ले ग्राउंड हो। इसी तरह हमने तालीमी इदारे आबाद किए हैं और हमने पेवर ब्लॉक्स के जरिए गलियां अब काम कर रहे हैं, सड़कों की मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। बाकी इल्जाम लगाना चाहे कोई भी इल्जाम लगा सकता है, लेकिन कम से कम मुर्तज़ा अवाब साहब ये बताएं कि कराची के टाउन्स को डेवलपमेंट फंड कितना दिया है। बिल्कुल ठीक है, मैं डेवलपमेंट फंड के ऊपर भी आती हूं मुनम साहब, और उससे भी अहम तरीन बात ये जो आप हुकूक कराची बात करें, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं मुनम साहब, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं इसको कि एक तो आपका हुकूक कराची मार्च है, बिस्मिल्लाह कीजिए जरूर, लोग भी आपके साथ हमें दिखाई दे रहे हैं काफी बाद में है, लेकिन क्या इस हुकूक कराची मार्च में सूबे की भी आवाज उठेगी या फिर जो इस वक्त मौजूदा बल्दियाती निजाम है जिस पर आप ये कह रहे हैं कि बल्दियाती निजाम डिलीवर नहीं करने दे रहा, तो आप इसका हिस्सा क्यों बने थे? क्या इसमें तरमीम के ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब, और उनसे हम जरा गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूक कराची मार्च के हवाले से। मुनम साहब शुक्रिया सर अगैन। सर ये फरमाइएगा कि ये जो हुकूक मार्च कराची आपने आज निकाला है, क्या इस हुकूक मार्च कराची के अंदर इंतजामी बुनियादों पर सूबों की जो आवाज़ उठ रही है उस पर भी आप लोगों का एक तो बताइएगा क्या मौक़िफ़ है इंतजामी बुनियादों पर? दूसरी अहम तरीन बात ये, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम जिसमें आप खुद भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, इस निजाम का हिस्सा बनकर आपने गलती की? अच्छा देखें, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों की ज़रूरत है कि यहाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, जिस तरह 2001 से लेकर 2010 तक थी, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी मुंतखब नुमाइंदों के मातहत थी और इसके नतीजे में काम होता नजर आया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारी अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहने वाली जमातें जो हैं ये बल्दियाती इंतखाबात कराती नहीं हैं, और अगर कराती हैं तो लंगड़ी लूली जो है वो बल्दिया जिस तरह ना वसाइल देने के लिए तैयार हैं ना इख्तियार देने के लिए तैयार हैं। और हम तो ये बात कहेंगे कि आप ये जो मौज़ूआत हैं, इन मौज़ूआत के हवाले से तो बहुत आसान है ना। अब जिस तरह फॉर्म 47 की शक्ल में शहबाज शरीफ को मुसल्लत कर दिया गया है, फॉर्म 47 की शक्ल में MQM और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत किया गया है मुल्क के ऊपर, तो जिन लोगों ने मुसल्लत किया है वो एक बटन ऑन करें और इनसे कहें कि आप सूबे के हवाले से भी बात करें, तो वो बटन ऑन कर देंगे, तो उसके नतीजे में बहुत सा मसले हल हो जाएंगे। जिस तरह जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, खालिद मकबूल साहब, बहसीत जमात इस्लामी सियासी जमात, जमात इस्लामी बहसीत सियासी जमात क्या इंतजामी बुनियादों पर सूबों बनने की हिमायत करती है या नहीं? हम तो ये बात कहते हैं कि पूरे शहरों को पाकिस्तान के वहाँ बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम दिया जाए जिसको आइनी कवर हासिल हो, और आइनी कवर के साथ साथ इन सारे बल्दियाती इदारों के अंदर ब्यूरोक्रेसी को उसके मातहत किया जाए, वसाइल दिए जाएँ, इख्तियार दिए जाएँ। इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे के अंदर आपको शहर डेवलप होते नजर आएंगे। जिस तरह निमतुल्लाह खान साहब के 4 साल के अंदर
शहर डेवलप हुआ, शहर को K3 का तोहफा मिला, शहर का K4 प्रोजेक्ट हो गया। शुरू हुआ। जफर साहब, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं मजीद मैं आपसे इस पर डिबेट करना चाहती थी, लेकिन वक्त की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए निकाला। मुनम जफर, अमीर इस्लामी कराची, हमसे बात कर रहे थे। ये सारी जो आज गुफ्तगू हुई है, इसमें मैंने बहुत अरसे बाद, बल्कि मैं कहूँ तो शायद कई दिहाइयों बाद मैंने देखा कि JUI-FE ने कराची के हवाले से एक बड़ी मुनफरिद बात की, और मैंने बिल्कुल शायद आगाज में कही थी। इनके मरकजी तर्जुमान है असलम गौरी साहब, उन्होंने कही, और वो ये कह रहे हैं कि कराची जो है इसकी बर्बादी में पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी भी हिस्सेदार है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। असलम गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। असलम गौरी साहब, ज़ाहिर है आप कराची में रहते हैं, कराची के बासी हैं, लेकिन ये आवाज़ जो आपने आज ये बयान आपने दिया है, ये बयान के पस पर्दा हकायक क्या हैं? क्यों आपको ऐसा लगा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक ही विकेट पर डबल विकेट के साथ खेलना चाहते हैं? देखिए, जमात इस्लामी इस वक्त सूरत ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर उनको मिला है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पूरे का पूरा उनके पास है। आपके सामने है जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे इसमें जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए, सफाई का जो निज़ाम है, ये तो कराना इनका काम है ना। तो तनख्वाहदार मुलाजिम उनसे क्यों नहीं काम लिया जाता? ये काम तो इन्होंने करवा सकते हैं ना। अगर पैसा नहीं है इनके पास बकौल इनके, जबकि मेयर वो अपना मेयर साहब कह रहे हैं हमने पैसा दिया है, तो अगर इनके पास पैसा नहीं है तो ये क्यों बैठे हुए हैं? छोड़ देंगे। तो मैं तो हैरान हूँ इनकी इस गुफ्तगू से। मैं यहाँ सफूरा के यूसी में रहता हूँ, मेरी यूसी जमात इस्लामी ने जीती है, बल्कि मुझे ये आज कहने दीजिए कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने और मेरी खानदान ने अपना वोट इनको दिया। लेकिन आज सूरत ये है कि यहाँ पर गटरों के ढक्कन नहीं है, गलियों में सफाई नहीं है, गंदगी। असलम गौरी साहब, क्या मैं ये जिसारत कर सकती हूँ कि आपसे ये पूछा जाए कि JUI-FE और बिलखुसूस आपने बहैसियत तर्जुमान जो कराची के हवाले से बात की है, इसका मकसद है कि डिलीवरी देने में आपकी जमात भी और सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही कराची में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, इससे ज्यादा आपके भी कोई मसल्स तो है नहीं? गो के आपने 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान ने जूतियां रगड़वा दी सबकी। देखिए, हमारे जो जूसियाँ हमारे पास है, जिसपे गरबी की चंद जूसियाँ हैं हमारे पास, जो जूसियाँ हमारे पास है, वहाँ जाके काम देख रहे हैं हमारा काम हो रहा है या नहीं आ रहा। और हालांकि वो तो इलाका भी इस इलाका है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कच्चा इलाका है सारा। वहाँ पर हमारे लोग रात दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। मकसद ये कि आपको एक अमला सरकारी मिला हुआ है बकौल। अभी मैं सुन रहा था मनब साहब को, वो कह रहे हैं कि हमें तनख्वाहें की मामले में पैसा मिला है। अगर आपको तनख्वाह भी मिली है, अगर तनख्वाह भी आपको मिली है, तो तनख्वाह वालों से काम कराना तो आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं कि मैं उनसे काम कराऊं। तो वो तो आप काम करें। मैं जिस यूसी में रहता हूँ वहाँ मैं आपको कैमरा मैन भेजिए, मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ कि वहाँ पर जो गटरों के ढक्कन है उस यूसी चेयरमैन साहब के घर के पास पड़े हुए हैं। असलम गौरी साहब, क्योंकि आप लेजिस्लेटर भी हैं, मुझे ये फरमाइएगा, क्या बल्दियाती निज़ाम का जो इस वक्त मुरव्वजा निज़ाम है, इसमें तरमीम की जरूरत है या इसी को स्ट्रेंथनाइज करने की जरूरत है? क्योंकि मुनम जफर साहब तो 2001 की बात कर रहे हैं, अब उसकी बात करोगे तो फिर वो माशाल्लाह की बात आ जाएगी, फिर लोग बुरा भला कहना शुरू कर देते जनरल मुशर्रफ को, लेकिन बल्दियाती निज़ाम तो वही था। देखिए, बात सीधी सी है, ये मुल्क में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। उस हाइब्रिड निज़ाम के तहत पंजाब दिया मुस्लिम लीग को, PTI को दिया KPK, बलूचिस्तान तकसीम हुआ, फिर दिया पीपल्स पार्टी, और कराची दिया था जमात इस्लामी को। और एक्टिव को कराची से कहा था सूबाई और कौमी असम्बली में जाएगी। ये एक सिस्टम था जो हाइब्रिड निज़ाम था, उसके तहत मिला था। लेकिन जमात इस्लामी के साथ हाथ कर गई पीपल्स पार्टी, जिसकी वजह से ये अपोजिशन में चले गए। लेकिन क्या ये जो कुछ आज कह रहे हैं कि हम ये मुजाहरे कर रहे हैं, हम वज़ीर आला हाउस के सामने बैठे हुए हैं, वज़ीर आला तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये फोटो सेशन है, किसको एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, किसको आप कहने जा रहे हैं? मैं तो माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ मनम जफर साहब से कहूंगा कि सियासत में इस हरकत को नूरा कुश्ती कहते हैं, और ये इंतहा इस तरह नहीं होना चाहिए। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। कराची के हवाले से आज JUI-FE की ये तवाना आवाज हमने पहली बार, मैंने तो सुनी है, मुझे नहीं पता कि कराची के लेवल पर और कितने लोगों ने इस तरह से सुनी होगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। मुनम जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मोहम्मद जुबैर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।